नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th में जो आपका सामाजिक विज्ञान, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है लोकतांत्रिक राजनीति। क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। मैं आपको बुक दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए आप लोग बुक, ये लिखा है क्लास 10th और आपको ऊपर हेडिंग दी है लोकतांत्रिक राजनीति। इस बुक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो प्यारे बच्चों, मैंने देखो हेडिंग बना दी है सत्ता की साझेदारी और क्लास 10th, और यहां पर क्या लिखा है मैंने? लोकतांत्रिक राजनीति। क्या लिखा है? लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। और इससे पहले आप लोग 9th क्लास में इसका पहला वाला भाग पढ़ चुके होंगे, तो आपके अंदर थोड़ी बहुत क्या होगी? समझ होगी। ठीक है बच्चों? चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप बोलते हो कि सर लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जो देश या जिस देश में डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहां पर क्या होता है? लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा होता है। क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। सत्ता का क्या होता है? बंटवारा होता है ना। पावर की क्या होती है? शेयरिंग होती है ना। जैसे हमारा देश है भारत। भारत क्या एक लोकतंत्र वाला देश है। अच्छा, भारत में क्या क्या है? भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में नंबर 1 कौन? आपका विधायिका। कौन? विधायिका। ठीक है। नंबर 2 कौन? कार्यपालिका। कौन प्यारे बच्चों? कार्यपालिका। और तीसरी जो शक्ति है वो कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। माने भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो सत्ता का बंटवारा वो कैसे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में बताया गया है। अच्छा, थोड़ा और चर्चा कर लें कि विधायिका क्या होती है प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा, जो कानून का निर्माण करे, जो कानून का निर्माण करे प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं विधायिका। जैसे कौन? लोकसभा। एलएस मतलब लोकसभा और आरएस मतलब कौन? राज्यसभा। तो हमने क्या देखा है? हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पहला अंग कौन सा? विधायिका। कौन सा? विधायिका। और विधायिका का मतलब क्या होता है? जो कानून का निर्माण करे। कौन कौन करती है? लोकसभा और राज्यसभा। और वहीं हम लोग देखें कि राज्यों की क्या होती है? विधानसभा होती है। तो राज्यों में विधानसभाएं क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों? राइट। इसी प्रकार बेटा क्या होता है? कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। मेरी बात समझना, सत्ता की साझेदारी को समझने से पहले हमें थोड़ा लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्लियर करना पड़ेगा ना। कार्यपालिका क्या होती है बेटा? कार्यपालिका में होता है नंबर 1 स्थायी कार्यपालिका। क्या होता है? स्थायी कार्यपालिका। और प्यारे बच्चों, दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। क्या होता है? अस्थायी कार्यपालिका। अब मुझसे आप पूछोगे सर अस्थायी और स्थायी का मतलब क्या होता है? भाई मान लो आप आईएएस ऑफिसर हैं। क्या है आप? आईएएस ऑफिसर। मतलब कि जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा, मान लो आप कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर की नौकरी कैसे निकलती है? यूपीएससी से। यूपीएससी से आप चयन किए जाओगे और आप जब तक रिटायरमेंट नहीं होगे तब तक उस पद पर काम करते रहोगे। माने कहीं ना कहीं आप स्थायी कार्यपालिका के अंग हो। कहने का मतलब क्या है? जो विधायिका कानून बनाती है, जो विधायिका कानून बनाती है, उस कानून का क्रियान्वय मतलब कि उसको इंप्लीमेंट करवाना जिसकी जिम्मेदारी है वो कौन है? कार्यपालिका। कौन है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में भी कौन? स्थायी कार्यपालिका। जैसे कौन हो गए? सरकारी कर्मचारी। और दूसरे कौन हो गए? अस्थायी कार्यपालिका। अच्छा, अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? आप बोलोगे सर ये जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री हो गए। मंत्रियों का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। कि भैया 5 साल आपने अच्छा काम किया तो टिके रहोगे, और नहीं तो क्या हो गया? आपको हटा दिया जाएगा। तो ये हो गई अपनी अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है प्यारे बच्चों? अब बेटा एक शब्द आता है न्यायपालिका। क्या आता है? न्यायपालिका। अब हमारे देश में न्यायपालिका का मतलब क्या है? मैं समझाता हूं प्यारे बच्चों। हमारे देश में न्यायपालिका क्या है? सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। कौन आता है प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट आता है। नीचे कौन आता है बच्चों? हाई कोर्ट आता है। कौन आता है? हाई कोर्ट आता है। ऐसे करते करते हम लोग कहां जाते हैं? नीचे तक जाते हैं बेटा। तो नीचे तक कौन आता है? ग्राम न्यायालय। कौन आता है प्यारे बच्चों? ग्राम न्यायालय आता है अंतिम। ठीक है प्यारे बच्चों? मतलब कि मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में न्यायपालिका भी है, हमारे देश में विधायिका भी है, और हमारे देश में क्या है बेटा? कार्यपालिका भी है। अर्थात कहीं ना कहीं जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां सत्ता का क्या होता है? बंटवारा होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि यदि जिस देश में सत्ता की बंटवारी ना हो, सत्ते में हिस्सेदारी ना हो, वहां कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने पहले चैप्टर का नाम रखा है कि आप सत्ता की साझेदारी को समझें। कि क्या समझोगे? शेयरिंग ऑफ पावर। क्या? शेयरिंग ऑफ पावर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? चालू करते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों क्या? एक देश की चर्चा। देखो बच्चों,
माना कि ये मैंने आपके सामने गोला सा बना दिया, क्या बना दिया, गोला बना दिया। ये गोला मान लो हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। कितने, 7 महाद्वीप। इनमें से एक महाद्वीप आता है आपका यूरोप। कौन आता है, यूरोप। कौन सा आता है, यूरोप महाद्वीप। कौन सा आता है, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है प्यारे बच्चों बेल्जियम। क्या बेटा, बेल्जियम। तो पहली बात तो ये याद रखो, यूरोप में एक कंट्री कौन सी आती है, बेल्जियम आती है। और बेल्जियम के बारे में क्या बताओगे कि यूरोप महाद्वीप का क्या एक देश है, क्या है, देश है। अच्छा, ये जो बेल्जियम है इसकी राजधानी है बच्चों ब्रुसेल्स। बोलो क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स है। और ये जो बेल्जियम है इसकी जो कुल आबादी है वो लगभग कितनी है, 1 करोड़ से कम। ये सीआर का मतलब होता है करोड़, तो लिख दिया मैंने आबादी कितनी है, 1 करोड़ से बेटा क्या है, कम है। क्या है, कम है। अच्छा, मतलब कि हमारा जो हरियाणा राज्य है ना, क्या है हरियाणा, उस हरियाणा राज्य से याद रखना थोड़ी कम है। कितनी है, कम है। किसकी, बेल्जियम की। माने इतना छोटा क्या है, देश है जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स है। अब बेटा कहानी क्या है, ये जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम, इस बेल्जियम की याद रखना कुछ अन्य देशों से भी सीमा लगती है। वो पूछता है कौन कौन से देशों से सीमा लगती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक लगती है फ्रांस से, फिर लगती है नीदरलैंड से, फ्रांस नीदरलैंड, फिर लगती है जर्मनी से, और लगती है लग्जमबर्ग से। किससे लगती है, लग्जमबर्ग से। तो प्यारे बच्चों क्या याद रखोगे कि बेल्जियम की सीमा याद रखना 4 देशों से लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, और बोलो कौन सा, लग्जमबर्ग। कौन सा, लग्जमबर्ग। अब लेकिन आप पूछोगे सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहां ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन लफड़ा क्या है, ये जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम, यहां बेल्जियम जो है यहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, अलग अलग समुदाय के। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में भले ही लोकतंत्र है, लेकिन क्या है, हमारे देश में भले ही याद रखना विविधताएं भरी पड़ी है। हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, पारसी रहता है, ये अलग अलग विविधताओं से भरा पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी क्या, लोकतंत्र है। माने सबसे ऊपर कौन, लोकतंत्र। कौन है, लोकतंत्र। क्लियर है, सबके क्या है, समान अधिकार है। क्लियर है। लेकिन बेल्जियम की कहानी थोड़ी उल्टी है। क्या उल्टी कहानी, समझो मैंने क्या समझाया गया है। बेल्जियम में जातीय बनावट, बोलो कौन सा, जातीय बनावट जो है वो विविधताओं से भरी पड़ी हुई है। विविधताओं से भरी पड़ी हुई है। और इसी जातीय विविधता के कारण, माने एक ही देश में याद रखना अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के लोगों का होना और उनके बीच में सहमति का न बन पाना, अर्थात कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाना, ये क्या है, समस्या है। माने इस पूरे चैप्टर में हमें समझना है कि बेल्जियम में अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, और किसी का विकास ज्यादा हुआ और किसी का विकास क्या कम हुआ है, तो उनमें याद रखना आपस में क्या होते हैं, झगड़े होने लगते हैं। और इस चीज को झगड़े ना हो, इसे कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, यही पूरी कहानी किसकी, बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की। ठीक है बच्चों, क्या बोलोगे। इस चैप्टर में हमें समझना है कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम के अंदर जो अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग रहते हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ऊपर आगे निकल रहा है, एक कमजोर हो रहा है, तो इनके बीच समानता लाने के लिए बेल्जियम सरकार क्या करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चालू करते हैं, सब लोग देखें, सुने अच्छे से और फोकस करें और साथ में लिखते चले। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे पहले प्यारे बच्चों में यहां पर आपको बेल्जियम की जो याद रखना सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। चलो बेल्जियम की कहानी समझते हैं। प्यारे बच्चों, बेल्जियम जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। क्लियर बच्चों, पहला कौन है, फ्लेमिश। कौन है, फ्लेमिश। सेकंड कौन है, बेलोनिया। कौन सा है, बेलोनिया। और थर्ड आपका खुद कौन है, बेल्जियम। कौन है, बेल्जियम। मैं रिपीट करता हूं, बेल्जियम कितने भागों में, नंबर 1 बोलो कौन, फ्लेमिश, देन कौन, बेलोनिया, और इसके बाद कौन आता है प्यारे बच्चों, बेल्जियम। क्लियर बच्चों। और बेल्जियम की एक क्षेत्र कौन है, इसकी कैपिटल, जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन है, भोपाल, ऐसे बेल्जियम की कैपिटल क्या, ब्रुसेल्स है। कौन है, ब्रुसेल्स है। तो उस ब्रुसेल्स के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि बेल्जियम की जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहले रहते हैं डच, एक रहते हैं फ्रेंच और एक रहते हैं जर्मन। कौन रहते हैं, जर्मन। माने इस देश में 3 भाषा के लोग रहते हैं, एक कौन फ्रेंच, एक कौन डच और एक कौन भैया अपना कौन भैया जर्मन। कौन रहते हैं, जर्मन। किस किस इलाके में रहते हैं, जो फ्लेमिश एरिया है यहां पर 59% जो लोग हैं वो डच भाषा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच भाषा को। और दूसरा जो बेलोनिया है, बेलोनिया में 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। और तीसरा आता है बेल्जियम, जहां पर 1% लोग हैं वो किसको बोलते हैं, जर्मन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जर्मन को। अब मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, यहां मैं बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। बेटा याद रखना, बेटा जहां जिन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जहां जिन लोगों की, लोग मतलब हम लोगों को लेके चलो जनता को, लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो उसे हम लोग
क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुसंख्यक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बहुसंख्यक। क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक। आप तो सिंपल एग्जांपल लेकर चलो, आपकी क्लास में लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं, माने लड़कों को हम बोलेंगे बहुसंख्यक और लड़कियों को क्या बोल देंगे, कम, क्योंकि संख्या कम है तो उनको बोलेंगे हम लोग कौन, अल्पसंख्यक बोल देंगे। सिंपल लेके चल रहे हो संख्या के हिसाब से। यदि मान लें बेल्जियम की बात करें तो क्या बोल रहा हूं मैं, जिन लोगों की संख्या ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक। और प्यारे बच्चों इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजोरिटी। क्या बोलते हैं, मेजोरिटी। और बेटा जिनकी संख्या कम होती है, क्या होती है, जिनकी संख्या कम होती है प्यारे बच्चों, उन्हें बोलते हैं हम लोग अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक, मतलब माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। मैंने एग्जांपल दिया ना, क्लास में लड़के ज्यादा हैं मतलब वो मेजोरिटी में है, और लड़कियां कम है मतलब वो माइनॉरिटी में। कौन है, माइनॉरिटी में। अब मेरी बात को समझो, इस बेल्जियम में आप बताओ कौन मेजॉरिटी होगा और कौन माइनॉरिटी होगा। तो आप देख रहे हो यहां पर 59% जो लोग हैं, 59% जो लोग हैं वो क्या है, इन दोनों की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। इसलिए ये कौन हुए, बोलो कौन, मेजॉरिटी। कौन हुए, मेजॉरिटी, मतलब इनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। तो आपने क्या देखा कि सर बेल्जियम में जो फ्लेमिश लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, इनकी संख्या 59% है। दैट्स व्हाई द रीजन यहां पर ये क्या कहलाएंगे, मेजॉरिटी। क्या कहलाएंगे, मेजॉरिटी, माने ये क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक। क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक। और ये सीधी सीधी बात है, बहुसंख्यक हमेशा क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं, और इन्हीं हनन के कारण क्या होता है, विरोध होता है। क्या होता है, विरोध होता है। जैसे बच्चों भारत से पाकिस्तान का बंटवारा सन 47 में हुआ, कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, मोहम्मद अली जिन्ना को डर लगता था कि भाई भविष्य में जब देश भारत आजाद हो गया तो कहीं ऐसा ना हो यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं और ये मुसलमानों का क्या करें, याद रखना, अधिकारों का हनन करें। यही तो कारण था मोहम्मद अली जिन्ना का कि भाई राष्ट्र के टुकड़े करवा दिए। और आज हम वर्तमान में देख रहे हैं किसी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, संविधान, जो क्या करता है, सभी लोगों के लिए समान अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, समान अधिकार की। तो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले, डच भाषा के बोलने वाले क्या है, ज्यादा हैं। अब मेरी बात समझना आगे। अभी हम क्या सीख कर आए कि बेल्जियम में सबसे अधिक कौन है, डच है। कौन है, डच, माने जो डच भाषा को बोलते हैं। वहीं हम बात करें बेल्जियम की कैपिटल प्यारे बच्चों कौन है, ब्रुसेल्स। बोलो कौन है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में उल्टा हो गया कि भाई ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। अब मेरी बात समझो, माना कि ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम के एक हिस्से में याद रखना डच बोलने वाले क्या है, ज्यादा है। कौन है, ज्यादा है। और एक साइड डच क्या है, कम है। भाई इस क्षेत्र में बोलो कौन, फ्रेंच कौन है, ज्यादा है, और यहां डच कौन है, कम है। अब यह समस्या हो गई कि इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, इस क्षेत्र में याद रखना, ठीक है, डचों को समस्या होगी तो यहां किसको होगी, फ्रेंच को होगी। किसको होगी, फ्रेंच को होगी। तो यही हो गया जातिवाद। क्या हो गया, जातिवाद। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब ये समस्या बनी तो यहां पर क्या हुआ, नंबर 1 प्रॉब्लम क्या बनी, बेल्जियम में फ्रेंच अल्पसंख्यक अधिक समृद्ध और ताकतवर हो गए। क्या हो गए, जो जिनकी जनसंख्या कम थी वो क्या हो गए, मजबूत हो गए। क्या हो गए, मजबूत हो गए। क्योंकि डचों के पास याद रखना जो शिक्षा का अवसर था या विकास की संभावनाएं थी वो बहुत देर में पहुंची। क्या पहुंची, देर में। तो क्या हुआ, बेल्जियम में किन किन के बीच में, यहां पर बोलो कौन, डच, और बोलो कौन, फ्रेंच। बोलो कौन, फ्रेंच। फ्रेंच के पास क्या हुआ, पावर ज्यादा आ गई, और डचों के पास क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। एक ही देश, उसमें 2 नागरिक है। क्या है, 2 नागरिक। ऐसे मान के चलो हम लोग समान हैं, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मेरे पास अधिकार बहुत सारे हो गए और आपके पास क्या हो गए, कम हो गए। तो कहीं ना कहीं भाई हमारे बीच क्या होगा, संघर्ष तो होगा ना। वो ही संघर्ष कहां हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है। कहां हो रहा है, बेल्जियम में। तो क्या बोला मैंने, बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक थे वो ताकतवर हो गए, और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो बहुसंख्यक थे माने कौन, डच, इनका विकास क्या हुआ, कम हुआ। कारण क्या, इनके पास सोर्सेस माने संसाधन कम पहुंचे, तो इनके बीच क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ। ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, जलने लगे, मारपीट करने लगे, ठीक है, विरोधी हो गए दूसरे के। लेकिन ये चीज कब तक चली, 1950 से 60 तक। 1950 से 60 तक लगभग 10 सालों में ऐसी स्थिति आ गई कि देश में गृह युद्ध की कंडीशन बन गई। ये गृह युद्ध क्या होता है, ये गृह युद्ध का मतलब ये होता है भाई किसी को कोई से मतलब नहीं होता, एक दूसरे पे सब क्या होते हैं, आधे कंडे के टूट पड़ते हैं। क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। और इस गृह युद्ध की समस्या से सॉल्यूशन निकालने के लिए वहां की सरकार ने कुछ डिसीजन लिया जिसे हम बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। क्या बोलते हैं, बेल्जियम मॉडल। तो प्यारे बच्चों कि
डच और फ्रेंच में झगड़े ना हो और जर्मन में, और देश पटरी पर चलता रहे, इसलिए गृह युद्ध को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने सॉल्यूशन निकाला। उस सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बात प्यारे बच्चों क्लियर हो गई होगी। चलो अब प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970 टू 1993, 1970 से 1993 के दौरान तक क्या कहानी घटती है? बेल्जियम संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम के संविधान में भारतीय सरकार ने 4 बार अमेंडमेंट लाए। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है? संशोधन। प्यारे बच्चों, संशोधन इसलिए किया जाता है जिससे कि सुधार हो पाए। क्या हो पाए? सुधार हो पाए। ऐसे भारत के संविधान में भी कई संशोधन हो चुके हैं प्यारे बच्चों। तो बेल्जियम सरकार क्या करती है? गृह युद्ध से निपटारा करने के लिए कि गृह युद्ध की स्थिति ना बने, इसलिए वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट लेकर आती है। क्लियर है? और इन अमेंडमेंट का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे याद रखना डच हो, प्रत्येक नागरिक का सम्मान बचा रहे। क्या रहे? सम्मान बचा रहे, माने सबके पास बराबर राइट्स हो। क्या हो? राइट्स हो। और इन्हीं चीजों के लिए एक मॉडल लाया गया जिसका नाम था बेल्जियम मॉडल। क्या था प्यारे बच्चों? बेल्जियम मॉडल। और यही बेल्जियम मॉडल बेल्जियम को फिर से क्या करेगा? शांति रूपी स्थापित करेगा, जहां पर तीनों भाषा के लोग, जो कि डच हैं, जो कि फ्रेंच हैं, जो कि जर्मन हैं, इनके बराबर राइट्स रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं बेल्जियम मॉडल की। अब प्यारे बच्चों, यहां मैंने लिखा है बेल्जियम मॉडल क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल? तो बड़े प्यार से समझते हैं बेल्जियम मॉडल को। नंबर 1, बेल्जियम मॉडल में कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार। माने बेल्जियम की जो सबसे बड़ी सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें डच और फ्रेंच दोनों के ही समान मंत्री होंगे। मतलब कि ऐसे मान के चलो, यदि मान लो बेल्जियम में एक भाषा कम है और एक भाषा के लोग क्या ज्यादा हैं, तो सरकार बोलती है हमें मतलब नहीं है, हम तो 25 लोग यहां से लेंगे तो 25 लोग यहां से भी लेंगे। कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। अब चाहे तुम्हारी भाषा कम बोलते हो, चाहे ज्यादा बोलते हो, तो ये समानता की बात निकल कर आ जाती। तो पहला बोला गया कि सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में डच और बोलो कौन? फ्रेंच, इनके दोनों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा, आप बोलोगे सर मंत्री क्यों? अरे प्यारे बच्चों, ये मंत्रियों को तो हम चुनकर भेजते हैं और वहां पर जाकर ये क्या करते हैं? हमारी बातें करते हैं कि साहब हमारे क्षेत्र के लोगों के पास सड़क नहीं है, हमारे लोगों के पास पानी नहीं है, हमारे लोगों के पास शिक्षा नहीं है। तो हम लोग ये नहीं बोलते, ये केंद्र सरकार में जाके सरकार को बताते हैं कि भाई हमें इन अधिकारों की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मंत्री ही काम करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? मंत्री। और समझो ये मंत्री उलट जाएं तो विकास नहीं होता प्यारे बच्चों, फिर साले मंत्री हार भी जाते हैं याद रखना। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ बेल्जियम मॉडल में कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही भाषा के मंत्रियों को बोलो कौन? समान संख्या रखी जाएगी। अब प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट यह बना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, माने केंद्र सरकार, अपने पास से कुछ शक्तियां सम पावर क्या करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर किसको बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगी। तो यहां लिखा है केंद्र सरकार कुछ शक्तियां किसको देंगी बेटा? राज्य सरकार को। जिससे क्या होगा? शक्ति का क्या होगा? बंटवारा होगा। यदि केंद्र सरकार पूरा पावर अपने हाथ में रखेगी, फिर तानाशाही होगी, फिर क्या होगा? याद रखना, विकेंद्रीकरण होगा। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियां किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। और तीसरा पॉइंट ये निकल कर आता है कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, कौन है? ब्रुसेल्स। यहां पर एक अलग से सरकार बनेगी। क्या बनेगी? अलग से सरकार बनेगी, याद रखना। और इस सरकार में भी डच और फ्रेंच, इन दोनों के बोलो कौन होंगे? समान मंत्री होंगे। तो प्यारे बच्चों, बेल्जियम मॉडल क्या बोलता है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनेगी, जिसमें क्या? मंत्रियों की संख्या क्या होगी? समान होगी। फिर दूसरा पॉइंट कौन? केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियों का हस्तांतरण का करेगी, राज्य सरकार के पास करेगी। और तीसरा पॉइंट यह बना कि बेल्जियम जो कि क्या है? बेल्जियम की राजधानी जो कि ब्रुसेल्स है, यहां पर भी क्या होगा? एक सरकार बनेगी और वहां पर भी क्या होगा? डच और फ्रेंच क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या है? आपका जो राजधानी है, यहां भी क्या है? अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग क्या हैं? बहुत ज्यादा अंतर से पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट। अब इसके बाद बोला गया कि
भले ही केंद्र सरकार है, भले ही राज्य सरकार बना दी गई है, लेकिन इसके बाद एक और सरकार बनाई गई जिसे प्यारे बच्चों बोला गया सामुदायिक सरकार। क्या बोला गया? सामुदायिक सरकार बोला गया। और सामुदायिक सरकार का मतलब यह था कि पूरे देश के कोने में कोई भी भाषा, मतलब कि जैसे मान लो फ्रेंच, डच और जर्मन, ये कहां थे? बेल्जियम में थे। मान लो ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है? बेल्जियम है। और बेल्जियम में यहां कौन रहते हैं? डच। यहां भी डच, यहां भी डच, यहां भी डच, यहां फ्रेंच, यहां फ्रेंच, यहां फ्रेंच, यहां फ्रेंच और यहां फ्रेंच रहता है। और जर्मनी। अब देखना, डचों के बीच में कौन आ गया? फ्रेंच आ गया। फ्रेंच के बीच में कौन आ गया? जर्मन आ गया। ठीक है। और एफ मतलब फ्रेंच है, डी मतलब कौन है बच्चों? डच है, और जी का मतलब क्या? जर्मन है। और यहां जर्मन आ गया। अब फिर देखो कहानी क्या हुई, फ्रेंच के साथ जर्मन फंस गया, डच के साथ फ्रेंच फंस गया, और फ्रेंच के पास क्या फंस गया? जर्मन फंस गया। अरे आप पूरे देश में कहीं भी रहो, लेकिन आप क्या कर सकते हो? अपनी भाषा की, फ्रेंच, डच और जर्मन, आप अपनी भाषा की सरकार को वोट दे सकते हो, माने खुद की सरकार बना सकते हो। और ये खुद की सरकार जो होगी ना, उसको एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि आप अपनी भाषा के, शिक्षा के, एजुकेशन के, उनकी संस्कृति के और उनके राइट्स को आप बचा सकते हो। माने कि इनकी भाषा के, संस्कृति के, शिक्षा के अधिकारों में आप क्या कर सकते हैं? आपको हमने अधिकार देकर रखा है। तो इस प्रकार ये जो बेल्जियम मॉडल है प्यारे बच्चों, क्या है? बेल्जियम मॉडल है। इस बेल्जियम मॉडल ने कहीं ना कहीं क्या करा? बेल्जियम को आंतरिक गृह युद्ध से क्या कर दिया? दूर ले गया। और आज बेल्जियम देश में क्या है? सत्ता की साझेदारी के कारण, याद रखना, शांति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, हमें समझाया गया इस चैप्टर में कि किस प्रकार सत्ता के विकेंद्रीकरण से, सत्ता के बंटवारे से, याद रखना, किस प्रकार कई प्रकार की असमानताओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने इस वीडियो में क्या समझा है? बेल्जियम के अंदर क्या कहानी थी और क्या कहानी नहीं थी प्यारे बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे श्रीलंका, क्योंकि चैप्टर 1 में बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के एग्जाम्पल को लेकर हमें समझाया है सत्ता की साझेदारी। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम वॉच करेंगे क्या कि श्रीलंका में किस प्रकार बहुसंख्यावाद है, क्लियर है, और वहां पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।